क्लास 10th की पॉलिटिकल साइंस पढ़ने में डिफिकल्ट लगती है। चलिए आज इसके नोट्स कवर करते हैं जो आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगे। एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस क्लास 10 के चैप्टर 5 का नेम है जन संघर्ष और आंदोलन। यानी जो भी लोकतंत्र चल रहा था, जो भी विविधताएं चल रही थी समाज में, उसके चलते किस तरीके से आंदोलन होते हैं और किस तरीके से हमारा लोकतंत्र है उसमें सत्ता का बंटवारा होता है। तो चलिए इस चैप्टर का इंट्रो बता देती हूँ ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाए। और पहले ही बोल दूँ, कुछ भी रटना नहीं है, हम हर एक चीज को काफी डेप्थ से समझेंगे ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटे। तो इंट्रो दिया है। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा कि लोकतंत्र में सत्ता का बंटवारा क्यों जरूरी है और सरकार के अलग अलग अंग तथा विभिन्न सामाजिक समूह यानी जो भी जाति हैं, जो भी धर्म है और जो भी वर्ग हैं, ठीक है, कैसे सत्ता में हिस्सेदारी करते हैं। इस अध्याय में हम इसी पिछली चर्चा को आगे बढ़ाते हुए देखेंगे कि सत्ताधारी स्वच्छंद नहीं है, यानी सत्ता अपनी इच्छा अनुसार नहीं चल सकती। तो चलिए, मतलब सत्ता क्या है, जो भी सरकार होती है वो अपनी इच्छा से नहीं चल सकती। यहाँ पर एक और चीज़ दी है। इस अध्याय की शुरुआत में हम जानेंगे कि कैसे परस्पर विरोधी मांगों और दबाव के बीच लोकतंत्र आकार ग्रहण करता है। यानी जो भी दबाव चल रहे थे, जो भी विरोधी मांगे चल रही थी, उसके बीच में लोकतंत्र किस तरीके से बनता है। आम नागरिक विभिन्न तरीकों तथा संगठनों के सहारे लोकतंत्र में अपनी भूमिका किस तरह निभाते हैं। चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दो देशों की स्टोरी बताई है। चलिए जानते हैं, आपको काफ़ी मज़ा आएगा। क्या आपको पोलैंड में लोकतंत्र की जीत की कथा याद है? ये कक्षा 9th में आपने पढ़ा होगा। अगर आपने क्लास 9th पढ़ ली है, जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है, अगर उसने पढ़ ली है तो अच्छा है, या फिर जो 10th में आया है 9th पास करके, तो उसने ऑब्वियसली ये स्टोरी पढ़ी होगी। हमने इसके बारे में पिछले साल जो भी क्लास 9 थी उसकी पुस्तक में पढ़ा था। ये कहानी हमें लोकतंत्र की रचना में जनता की भूमिका की याद दिलाती है। यानी ये जो भी लोकतंत्र बना है उसमें जनता की क्या भूमिका है। आइए इस तरह की दो हालिया घटनाओं के बारे में पढ़े और जाने कि लोकतंत्र में सत्ता का इस्तेमाल कैसे होता है। यानी जो भी लोकतंत्र है उसमें सरकार किस तरीके से काम करती है, जो जनता है उसकी सहायता से, यानी उसकी भूमिका क्या है इस लोकतंत्र को बनाने में। ये ऐसे दो देशों की स्टोरी से आपको समझने में आसानी होगी। यहाँ पर दिया है फर्स्ट, नेपाल में लोकतंत्र का आंदोलन। अब कैसे हुआ? सन 2006 के अप्रैल माह में नेपाल में एक विलक्षण जन आंदोलन उठ खड़ा हुआ। शायद आपको याद हो कि नेपाल लोकतंत्र की तीसरी लहर के देशों में से एक है जहां लोकतंत्र 1990 के दशक में कायम हुआ। नेपाल में राजा औपचारिक रूप से राज्य का प्रधान बना रहा, लेकिन वास्तविक सत्ता का प्रयोग जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के हाथों में था। यानी जो राजा था वो राजा तो बना हुआ था, पर जो वहाँ का शासन चलता था वो उस व्यक्ति के द्वारा चलता था जिसको लोग चुनते थे, यानी निर्वाचित प्रतिनिधियों के। ठीक है, आत्यंतिक राजतंत्र से संवैधानिक राजतंत्र के इस संक्रमण को राजा वीरेंद्र ने स्वीकार कर लिया था। यानी इजी लैंग्वेज में बताऊं तो मतलब जो भी राजतंत्र था, है ना, इस राजतंत्र को संवैधानिक राजतंत्र बना दिया गया। यानी जो भी रूल्स हैं वो संविधान के हिसाब से चलेंगे। और ये किसने एक्सेप्ट किया था? जो वहाँ का राजा था वीरेंद्र ने। लेकिन शाही खानदान के आगे चलते क्या होता है, जब ये वीरेंद्र राजा मर जाता है, यानी इसकी जब हत्या हो जाती है, तो जो नया राजा आता है वो इसको स्वीकार ही नहीं करता। वो चाहता है कि राजतंत्र ही चले। अब जब वीरेंद्र की हत्या हो जाती है तो इसके बाद में नया राजा बनता है, उसका नाम था ज्ञानेंद्र। पर ज्ञानेंद्र क्या करता है कि ये लोकतांत्रिक शासन को मानने से इनकार कर देता है। ये बोलता है कि मुझे संविधान के हिसाब से नहीं चलना। लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार की अलोकप्रियता और कमजोरी का उन्होंने फायदा उठाया। यानी लोकतंत्र की सहायता से जो भी निर्वाचित सरकार बनी वो जनता के बीच में एक अच्छी इमेज नहीं बना पाई। तो इसका इस ज्ञानेंद्र राजा ने फायदा उठाया और इसने क्या किया, 2005 की फरवरी में राजा ज्ञानेंद्र ने क्या किया कि जो तत्कालिक प्रधानमंत्री था उसको अपदस्थ कर दिया और जो भी निर्वाचित सरकार थी जनता द्वारा चुनी गई उसको भंग कर दिया। तो अब क्या होता है, 2006 की अप्रैल में जो आंदोलन उठ खड़ा हुआ उसका लक्ष्य था शासन की बागडोर राजा के हाथ से लेकर दोबारा जनता के हाथों में सौंपना। यानी जब वीरेंद्र राजा मरा तो इस नए राजा ने क्या किया कि जो भी लोकतांत्रिक शासन था उसको खत्म किया और वापस से राजा का शासन चलाने का प्रयास किया। पर लोग जो थे वो लोग तो रुके नहीं। उन्होंने क्या किया, 2006 में एक जन आंदोलन छेड़ दिया जिसका उद्देश्य क्या था कि जो भी राजा है वो अपना शासन हटाए और जो भी जनता है उसका शासन चले, यानी वो ही अपना शासक चुने, ऐसा जनता चाहती थी। संसद की सभी बड़ी राजनीतिक पार्टियों ने एक 7 पार्टी अलायंस बनाया
और नेपाल की राजधानी काठमांडू में 4 दिन के लिए बंद का आह्वान किया। यानी वहाँ की जो भी बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज थी, 7 पार्टी अलायंस, ठीक है, तो ऐसी पार्टीज बनाई उन्होंने। और जो काठमांडू है नेपाल की कैपिटल है ना, कैपिटल इसकी राजधानी, वहाँ पर क्या है 4 दिन उसको पूरी तरीके से बंद कर दिया। इस प्रतिरोध ने जल्द ही अनियतकालीन बंद का रूप ले लिया और इसमें माओवादी, बागी तथा अन्य संगठन भी साथ हो लिए। यानी ये सब इसके साथ मिल गए और लोग कर्फ्यू तोड़कर सड़कों पर उतर आए। तकरीबन 1 लाख लोग रोजाना एकजुट होकर लोकतंत्र की बहाली की मांग कर रहे थे। यानी लोकतंत्र को लाया जाए और लोगों की इतनी बड़ी तादाद के आगे सुरक्षा बलों की एक न चल सकी। 21 अप्रैल के दिन आंदोलनकारियों की संख्या 3-5 लाख से यानी 3 से 5 लाख तक पहुंच गई और आंदोलनकारियों ने राजा को अल्टीमेट दे दिया। अल्टीमेट क्या होता है? यानी चेतावनी होती है लास्ट, कि अगर तुमने ये बात नहीं मानी तो इसके बाद वही होगा जो हम चाहते। तो लोगों ने इसको एक धमकी दी। राजा ने आधे अधूरे मन से कुछ रियासत देने की घोषणा की, जिसे आंदोलन के नेताओं ने स्वीकार नहीं किया। ठीक है, तो इस अल्टीमेटम का मतलब याद रखना, कभी आगे आपके काम आ सकता है। नेता अपनी मांगों पर अडिग रहे, यानी जो भी आंदोलन करता थे वो अपनी मांगों पर अडिग रहे कि संसद को बहाल किया जाए, सर्वदलीय सरकार बने और एक नई संविधान सभा का गठन हो। 24 अप्रैल 2006 को क्या होता है? अल्टीमेट का जो अंतिम दिन होता है, यानी चेतावनी का जो अंतिम दिन होता है, इस दिन राजा तीनों मांगों को लेकर मानने के लिए तैयार हो जाता है। एसपीए ने गिरिजा प्रसाद कोइराला को अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री चुना, यानी किसको प्रधानमंत्री बनाया गया? इस व्यक्ति को। और संसद फिर बहाल हुई और इसने अपनी बैठक में कानून पारित किए। इस कानूनों के सहारे राजा की अधिकांश शक्तियां वापस ले ली गई, यानी जो भी राजा की शक्तियां थी, ज्यादा से ज्यादा शक्तियां उसकी वापस ले ली गई। नई संविधान सभा के निर्वाचन तौर तरीकों पर एसपीए और माओवादियों के बीच सहमति बनी। 2008 में क्या हुआ? अब राजतंत्र, यानी जो भी राजा का शासन चलता था उसको खत्म कर दिया गया और नेपाल संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। यानी अब जो भी जनता है वो अपना शासक स्वयं चुनेगी। 2015 में यहाँ एक नए संविधान को अपनाया गया। नोट कर लेना, नेपाल के लोगों का यह संघर्ष पूरे विश्व के लोकतंत्र प्रेमियों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन गया। ये स्टोरी हमने जानी। इसमें आपने देखा कि किस तरीके से जो पहले का राजा था वो राजतंत्र को खत्म करके लोकतंत्र के लिए मान गया था, पर फिर उसकी मृत्यु के बाद क्या होता है? जो नया राजा बनता है वो चाहता है कि राजतंत्र ही चले। तो इसके लिए ये चीज जनता को नहीं पसंद आई और इसके लिए उन्होंने एक जन आंदोलन छेड़ा। जन आंदोलन छेड़ के लोगों ने राजतंत्र को खत्म करवाया और वापस से एक नए कानून को पारित करवाया, जिसके तहत लोग अपना शासक स्वयं चुन सके। ठीक है, तो यहाँ पर एक स्टोरी हमने जान ली। अब दूसरे देश की स्टोरी जानते हैं, जिसमें दिया है बोलीविया का जल युद्ध। यहाँ दिया है नेपाल अथवा पोलैंड की कथाएं लोकतंत्र की स्थापना अथवा उसके पुनरुद्धार की बातें बताती है। यानी उसका पुनरुद्धार कैसे हुआ, वापस से उद्धार कैसे हुआ, ये स्टोरी हमने जानी। लेकिन जन संघर्ष की भूमिका लोकतंत्र की स्थापना के साथ खत्म नहीं हो जाती। यानी अगर लोकतंत्र बन गया है ना, लोकतंत्र बनने के बाद जो भी जनता है वो अपना संघर्ष खत्म नहीं करती। इसके बाद और भी ऐसे कई मुद्दे हैं जिससे लोग अपना जनतंत्र आंदोलन चलाती हैं। तो यहाँ पर दिया है बोलीविया में लोगों ने पानी के निजीकरण के खिलाफ एक सफल संघर्ष किया था। यानी लोकतंत्र था वहां पर, फिर भी पानी के लिए लोगों ने अपना एक आंदोलन चलाया। तो चलिए इसको हम जानते हैं। नाउ पेज टर्न करते हैं। इस पे दिया है, यानी ये जो संघर्ष चला, इससे पता चलता है कि लोकतंत्र की जीवंतता से जन संघर्ष का अंदरूनी रिश्ता है। यानी जो भी लोकतंत्र है, अगर लोकतंत्र है तो जन है, जो भी आम नागरिक है वो अपना आंदोलन कर सकते हैं। बोलीविया लातिनी अमेरिका का एक गरीब देश है। लातिन यानी जो भी साउथ अमेरिका है वहाँ का, है ना। तो अब इस स्टोरी में क्या होता है कि जो विश्व बैंक होती है ना, तो यहाँ की सरकार पर नगर पालिका जो भी जल आपूर्ति करती है उसको अपना नियंत्रण छोड़ने के लिए मना कर देती है। देखो पढ़ के बताती हूँ। विश्व बैंक ने यहाँ की सरकार पर नगर पालिका द्वारा की जा रही जलापूर्ति से अपना नियंत्रण छोड़ने के लिए दबाव डाला। यानी विश्व बैंक ने बोल दिया कि जो आप जल आपूर्ति कर रहे हो उसको बंद करिए। सरकार ने कोचबंबा शहर में जल आपूर्ति के अधिकार एक बहुराष्ट्रीय कंपनी को बेच दिए थे। यानी देखो, जो गवर्नमेंट होती है वो कंपनीज को कुछ कुछ ऐसी चीजें दे देती है और कंपनीज जो है उनको पैसे से खरीद लेती है। तो ठीक है, तो ये जो नियंत्रण था, सरकार ने कोचबंबा शहर है, ठीक है, तो उसमें
जल आपूर्ति का अधिकार किसको दिया था? एक बहुराष्ट्रीय कंपनी को। इस कंपनी ने आनन फानन में पानी की कीमत में 4 गुना इजाफा कर दिया। अनेक लोगों का पानी का मासिक बिल जो था वो 1000 रुपए तक जा पहुंचा, जबकि बोलीविया में लोगों की औसत आमदनी कितनी है? 5000 रुपए महीना। अब अगर मासिक बिल पैसों जो भी बिल है पानी का वो अगर 1000 रुपए देंगे और उनकी मासिक इनकम है यानी पर मंथ सैलरी कितनी है? अगर 5000 है तो फिर कैसे मैनेज होगा? इसके फलस्वरूप स्वस्फूर्त जन संघर्ष भड़क उठा, यानी जो वहां के आम नागरिक है उनके बीच एक जन संघर्ष भड़क उठा। अब जनवरी 2000 में क्या होता है? जो भी श्रमिक होते हैं, ठीक है, जो भी काम करते हैं और जो भी मानव अधिकार कार्यकर्ता यानी जो मानव के अधिकारों के कार्यकर्ता होते हैं यानी उनके अधिकारों के लिए जो कार्य करते हैं और जो सामुदायिक नेता होते हैं उनके बीच एक गठबंधन ने आकार ग्रहण किया, यानी वो सब एक यूनिटी में आ गए और इस गठबंधन ने सरकार में 4 दिनों की कामयाब आम हड़ताल की। यानी इसने क्या किया? जो भी ये गठबंधन बना इसने एक सक्सेसफुल हड़ताल की। सरकार बातचीत के लिए राजी हुई और हड़ताल वापस ले ली गई, यानी गवर्नमेंट ने इसके बारे में डिस्कस करना चाहा और ये हड़ताल थोड़ी रुक गई, शांत हो गई। फिर भी कुछ हाथ नहीं लगा। फरवरी में फिर आंदोलन शुरू हुआ, लेकिन इस बार पुलिस ने बर्बरतापूर्वक दमन किया, यानी किसी को भी देखा कि जनता कैसी है, क्या है, उनके घर परिवार कैसे चलते हैं, उसने क्या किया? बर्बरतापूर्वक यानी बिना कोई किसी भी दया को देखे उनका दमन करना शुरू कर दिया। अप्रैल में एक और हड़ताल हुई और सरकार ने मार्शल लॉ लगा दिया, लेकिन जनता की ताकत के आगे जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां थी उनके अधिकारी जो थे उनको शहर छोड़कर भागना पड़ा। यानी इतनी यूनिटी बन गई लोगों के अंदर कि जो भी बहुराष्ट्रीय कंपनी थी उनके जो अधिकारी थे उनको देश छोड़कर जाना पड़ा। सरकार को आंदोलनकारियों की सारी मांग माननी पड़ी। बहुराष्ट्रीय कंपनी के साथ किया गया करार रद्द, यानी जो भी उनके साथ जो भी डील हुई थी उसको रद्द कर दिया गया और जल आपूर्ति दोबारा नगर पालिका को सौंपकर पुरानी दरें कायम की गई। इस आंदोलन को बोलीविया के जल युद्ध का नाम दिया गया। अब यहाँ पर आपको समझ में आए यहाँ पर क्या हुआ कि गवर्नमेंट है ना, उसने एक बहुराष्ट्रीय कंपनी को इस जल आपूर्ति का जो भी कॉन्ट्रैक्ट था वो दे रखा था, है ना, बेच रखा था। तो उसने क्या किया? उस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने काफी ज्यादा रेट पर लोगों को वो पानी बेचा। कम से कम कितने महीने का बिल आ रहा था उनके? 1000 रुपए मंथ और उनकी मासिक आय सिर्फ थी 5000 रुपए पर मंथ। तो इससे क्या होता है, जो जनता थी वो भड़क गई और उन्होंने क्या किया कि एक ऐसी हड़ताल की जिससे वो उसमें सफल हो पाए। और फिर सरकार ने क्या किया? जो बहुराष्ट्रीय कंपनी थी उसके साथ जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसको रद्द किया और लोगों की मांगों को माना और जो भी जलापूर्ति था उसको मैनेजमेंट करने का अधिकार किसको दिया? नगर पालिका को। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ में आया। अब आगे देखते हैं कि इन दोनों कहानियों के माध्यम से हमें क्या सीख मिली। अब नेक्स्ट टॉपिक यही है लोकतंत्र और जन संघर्ष। यानी नेपाल के स्टोरी में हमने जाना कि जो भी जन संघर्ष हुआ था वो लोकतंत्र के लिए हुआ और सेकंड जो स्टोरी थी बोलीविया की, उसमें हमने जाना कि लोकतंत्र होने के बाद भी जो जन संघर्ष हुआ वो पानी के लिए हुआ। यहाँ पर दिया है इन दोनों कथाओं का संदर्भ बड़ा अलग अलग है। नेपाल में चले आंदोलन का लक्ष्य लोकतंत्र को स्थापित करना था, जबकि जो बोलीविया का जन संघर्ष था वो एक निर्वाचित और लोकतांत्रिक सरकार को जनता की मांग मनाने के लिए बाध्य किया गया। यानी पहला जो आंदोलन था वो लोकतंत्र के लिए किया गया और सेकंड जो आंदोलन था वो लोकतांत्रिक जो लोकतंत्र सरकार थी उसको जनता की डिमांड मानने के लिए वो आंदोलन चलाया गया था। बोलीविया का जन संघर्ष सरकार की एक विशेष नीति के खिलाफ था, जबकि नेपाल में चले आंदोलन ने यह तय किया कि देश की राजनीति की नींव क्या होगी। यानी एक तो जनता लोकतंत्र बनवा रही है और दूसरे वाले आंदोलन में लोकतंत्र बन गया है, उसके बाद अपनी मांग बनवा रही है। अब आगे दिया ये दोनों ही संघर्ष सफल रहे, लेकिन इनके प्रभाव के स्तर जो थे वो अलग अलग थे। इन अंतरों के बावजूद दोनों ही कथाओं में कुछ ऐसी बातें हैं जो लोकतंत्र के अतीत और भविष्य के लिए प्रासंगिक है। ये दो कथाएं राजनीतिक संघर्ष का उदाहरण है। ठीक है, दोनों ही घटनाओं में जनता बड़े पैमाने पर लामबंद हुई, यानी उन्होंने अपना संघर्ष किया। जन समर्थन की सार्वजनिक अभिव्यक्ति ने विवाद को उसके परिणाम तक पहुंचाया। इसके साथ साथ हम यह भी देखते हैं कि दोनों ही घटनाओं में राजनीतिक संगठनों की भूमिका निर्णायक रही। अगर आपको कक्षा 9 की पाठ्यपुस्तक के पहले अध्याय की याद हो तो आप पहचान जाएंगे कि पूरे विश्व में लोकतंत्र का विकास ऐसे ही हुआ है। इस तरह हम इन दो उदाहरणों से कुछ सामान्य निष्कर्ष निकाल सकते हैं। यानी हमने पहले देखा था कि लोकतंत्र जनता के संघर्ष से बना। अब यहाँ पर जो भी स्टोरी हमने जानी
यानी इसके माध्यम से हम कुछ निष्कर्ष निकालते हैं। यहाँ पर दिया है लोकतंत्र का जन संघर्ष के जरिए विकास होता है, यानी जो लोकतंत्र है उसका विकास कैसे होगा? जन संघर्ष की सहायता से। यह भी संभव है कि कुछ महत्वपूर्ण फैसले आम सहमति से हो जाए और ऐसे फैसलों के पीछे किसी तरह का संघर्ष ना हो। यानी बहुत सारे फैसले ऐसे होते हैं जिसमें जनता को कोई संघर्ष नहीं करना पड़ता, सरकार स्वयं वो डिसीजन लेके वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर देती है, फिर भी इसे अपवाद कहा जाएगा। लोकतंत्र की निर्णायक घड़ी अमूमन वही होती है जब सत्ताधारियों और सत्ता में हिस्सेदारी चाहने वालों के बीच संघर्ष होता है। ऐसी घड़ी तब आती है जब कोई देश लोकतंत्र की ओर कदम बढ़ा रहा हो, उस देश में लोकतंत्र का विस्तार हो रहा हो या वहां लोकतंत्र की जड़ें मजबूत होने में प्रक्रिया में हो। यानी जन संघर्ष हो ही इसलिए रहा है क्योंकि लोकतंत्र को मजबूत बनाया जा सके। दूसरा निष्कर्ष निकलता है कि लोकतांत्रिक संघर्ष का समाधान जनता की व्यापक लामबंदी के जरिए होता है। यानी जो उनकी गठबंधन होती है, उनकी जो एकता यूनिटी होती है, उससे संभव है। कभी कभी इस संघर्ष का समाधान मौजूदा संस्थाओं मसलन संसद अथवा न्यायपालिका के जरिए हो जाए, लेकिन जब विवाद ज्यादा गहन हो जाता है, यानी जो भी लड़ाई है, जो भी आंदोलन है, वो जब ज्यादा गहरा हो जाए तो ये संस्थाएं स्वयं उस विवाद का हिस्सा बन जाती है। ऐसे में समाधान इन संस्थाओं के जरिए नहीं बल्कि उनके बाहर यानी जनता के माध्यम से होता है। ऐसे संघर्ष और लामबंदियों का आधार राजनीतिक संगठन होते हैं। यानी अब आपको समझ में आया कि किस तरीके से जो जनता है उसके अंदर राजनीतिक संगठन भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। अगर कोई धार्मिक मुद्दा है ना, तो उसमें कोई ऐसी पार्टी इन्वॉल्व होगी जो उस धर्म से बिलोंग करेगी, है ना। तो यहाँ पर क्या है, जो भी संघर्ष है जनता के, उसके अंदर फिर राजनीतिक जो भी पॉलिटिकल पार्टी से वो भी इन्वॉल्व होने लग जाती है। ये बात सच है कि ऐसी ऐतिहासिक घटनाओं में स्वतः स्फूर्त होने का भाव भी कहीं ना कहीं जरूर मौजूद होता है, लेकिन जनता की स्वतः स्फूर्त सार्वजनिक भागीदारी संगठित राजनीति के जरिए कारगर हो पाती है। यानी जनता की यूनिटी तो है ही, उसके साथ में अगर उनकी पॉलिटिकल पार्टीज और मिल जाए तो वो जल्दी सक्सेस हो जाते हैं। संगठित राजनीति के कई माध्यम हो सकते हैं। ऐसे माध्यमों में राजनीतिक दल, दबाव समूह और आंदोलनकारी समूह शामिल है। यानी ये जो भी आंदोलन है इसमें राजनीतिक दल तो शामिल ही हुए, उसके साथ में जो आंदोलनकारी हैं, जो अलग अलग दल के लोग हैं, वो भी शामिल होते हैं। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ, मैंने काफी अच्छे से समझाया। आई होप अब कोई भी डाउट नहीं बचा। अब इस नेक्स्ट वाले बॉक्स में दिया है सन 1984 में यानी 1984 में कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक पल्प वुड लिमिटेड नाम से एक कंपनी बनाई। देखो इसको नोट कर सकते हो, बाकी इस बॉक्स में कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट दिया है लामबंदी और संगठन, यानी जो यूनिटी होती है उसके बारे में हम बात करते हैं। इसमें दिया है, आइए हम ऊपर के दोनों उदाहरणों की तरफ लौटे और उन संगठनों की बात करें जिनके बूते ये संघर्ष सफल रहा। यानी किस तरीके से इसमें पॉलिटिकल पार्टीज और छोटे छोटे दलों ने भाग लिया था, इसके जरिए ये जो आंदोलन था वो सफल हो पाया। तो चलिए इसके बारे में हम बात करेंगे। हमने देखा कि नेपाल में अनियतकालीन हड़ताल का आह्वान 7 दलों के संगठन यानी एसपीए ने किया था। गॉट इट। इस गठबंधन में ऐसे 7 बड़े दल शामिल हुए जिनके कुछ न कुछ सदस्य संसद में थे। ठीक है, यानी कुछ ऐसे बड़े बड़े लोग। लेकिन इन संघर्ष के पीछे सिर्फ एसपीए ही नहीं था। इस संघर्ष में नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी ने भी भाग लिया, जिसे संसदीय लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है। यह पार्टी नेपाल की सरकार के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष चला रही थी, यानी ऑलरेडी संघर्ष चल रहा था और इसने नेपाल के एक बड़े हिस्से पर अपना नियंत्रण भी स्थापित कर लिया। नेपाल के जन संघर्ष में राजनीतिक दलों के अलावा अनेक संगठन शामिल थे। सभी बड़े मजदूर संगठन और उनके परिसंघ ने इस आंदोलन में भाग लिया। कहाँ की बात कर रहे हैं हम पहले? नेपाल की। अन्य अनेक संगठन मसलन मूलवासी लोगों के संगठन तथा शिक्षक, वकील, मानव अधिकार कार्यकर्ताओं, मैंने आपको बताया था जो मानव के अधिकारों के लिए कार्य करता है, मानव अधिकार कार्यकर्ताओं के समूह ने इस आंदोलन को अपना समर्थन दिया। अब बात करेंगे जो बोलीविया का जल युद्ध था उसकी। पानी के निजीकरण के खिलाफ बोलीविया में जो आंदोलन चला उसकी अगुवाई किसी राजनीतिक दल ने नहीं की। इस आंदोलन का नेतृत्व फेडेकोर नामक संगठन ने किया। इस संगठन में इंजीनियर और पर्यावरणवादी समेत स्थानीय कामकाजी लोग थे। यानी इसमें कौन शामिल था और उसमें कौन शामिल था, आप डिफरेंस देख सकते हो। इस संगठन को सिंचाई पर निर्भर किसानों के एक संघ, कारखाना मजदूर
के संगठनों के द्वारा चलाया गया। साथ में जो कोचबंबा विश्वविद्यालय थे, वहाँ के छात्रों, शहर में बढ़ती बेघर बाल बच्चों की आबादी का इस आंदोलन को समर्थन मिला। इस आंदोलन को सोशलिस्ट पार्टी ने भी समर्थन दिया। सन 2006 में बोलीविया में सोशलिस्ट पार्टी को सत्ता हासिल हुई। इन दो उदाहरणों से हम जानते हैं कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी संघर्ष के पीछे बहुत से संगठन होते हैं। गॉट इट? ये संगठन दो तरह से अपनी भूमिका निभाते हैं। लोकतंत्र में किसी फैसले पर असर डालने का एक जाना पहचाना तरीका राजनीति में प्रत्यक्ष भागीदारी करने का होता है। इसके लिए पार्टी बनाई जाती है, चुनाव लड़ाया जाता है और चुनाव जो है वो लड़ा जाता है और सरकार बनाई जाती है ना। लेकिन हर नागरिक इतने प्रत्यक्ष ढंग से भागीदारी नहीं करता। संभव है नागरिक की इच्छा न हो अथवा प्रत्यक्ष राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सेदारी की उसे जरूरत न महसूस होती हो। यानी कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जो मतलब अपनी इच्छा से वो कार्य नहीं करता है ना। संभव है उसके पास इसके लिए जरूरी कौशल का अभाव हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि जो गवर्नमेंट है उसको आगे से पैसे पास नहीं करे तो वो काम कैसे करवाएगा। तो ऐसा हो सकता है कौशल का अभाव यानी पैसों का अभाव हो और वह ऐसे में सिर्फ मतदान करके प्रत्यक्ष राजनीति में अपनी हिस्सेदारी करता हो। बहरहाल ऐसे अनेक प्रत्यक्ष तरीके हैं जिनके सहारे लोग सरकार से अपनी मांग अथवा नजरिए का इजहार कर सकते हैं, यानी सिर्फ मतदान करके। लोग इसके लिए संगठन बनाकर अपने हितों अथवा नजरियों को बढ़ावा देने के लिए गतिविधियां कर सकते हैं, यानी इस तरीके का अपना आंदोलन रख सकते हैं ना सामने। इसे हित समूह अथवा दबाव समूह कहते हैं। यानी ऐसे जो समूह होते हैं वो क्या कहलाते हैं? दबाव समूह। अगर अब क्वेश्चन बने कि दबाव समूह किसे कहते हैं तो आप वहां पर ये चीज लिख सकते हैं, जो ऐसे संगठन बना के अपनी सरकार के सामने बात रखते हैं वो कहलाते हैं दबाव समूह। इसको हित समूह के नाम से भी जाना जाता है। कभी कभी लोग बगैर संगठन बनाए अपनी मांग के लिए एकजुट होने का फैसला करते हैं। ऐसे समूहों को आंदोलन कहा जाता है। गॉट इट? यानी आपने कहीं कहीं देखा होगा अगर कोई भी मुद्दा उठता है सोसाइटी में तो कुछ ऐसे संगठन होते हैं जो पहले से सामने आ जाते हैं। जैसे कि कोई भी मुद्दा उठता है जैसे धर्म को लेके तो कुछ ऐसे धर्म के लोग होते हैं, ठीक है। आजकल की यूथ तो बहुत ज़्यादा होती है इसमें आंदोलन में, तो वो लड़के क्या करते हैं ऐसी मतलब आंदोलन में शामिल होते हैं और कोई भी अगर हमारे धर्म से कोई भी चीज़ सामने आती है तो उस आंदोलन को निकालते हैं। गॉट इट? तो इसी तरीके से ये चीज़ें होती है। तो एक तरीके से जो ज़्यादा यूनिटी में होते हैं उनको दबाव समूह कहा जाता है और जो अलग अलग मतलब पर्टिकुलर पर्सन करते हैं अपने अपने हितों के लिए तो उसको आंदोलन कहा जाता है। दबाव समूह और आंदोलन, अब इन दोनों के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ दिया है बतौर संगठन दबाव समूह सरकार की नीतियों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। यानी जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, जो दल होते हैं, वो क्या करते हैं जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, जो भी उनकी नीतियां हैं उसको अफेक्ट करते हैं। लेकिन राजनीतिक पार्टियों के समान दबाव समूह का लक्ष्य सत्ता पर प्रत्यक्ष नियंत्रण करने अथवा उसमें हिस्सेदारी का नहीं होता, ठीक है। यानी पॉलिटिकल पार्टीज ऐसा नहीं कर सकते। दबाव समूह का निर्माण तब होता है जब समान पेशे, हित, आकांक्षा अथवा मत के लोग एक समान उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एकजुट हो। यानी यूनिटी कब बनेगी? जब सबकी डिमांड सेम होगी। अगर आपको चाहिए कि नमक का रेट कम होना चाहिए, मुझे भी ये चाहिए कि नमक का रेट कम होना चाहिए, तो हम दोनों मिलकर यूनिटी बनाएंगे। तो इस तरीके से जो डिमांड है उसमें अगर ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो उन पूरे दबाव समूह का एक लक्ष्य बन जाएगा, है ना। तो यहाँ पर यही दिया है। ऊपर की चर्चा में हमारा सामना कुछ ऐसी बातों से हुआ जिन्हें हम संगठन नहीं कह सकते। कैसे? यानी जो नेपाल की बात हमने जानी थी उसके बारे में यहाँ पर कहा गया है। देखो, नेपाल में हुए जन संघर्ष को लोकतंत्र के लिए दूसरा आंदोलन कहा गया था। हम अक्सर कई तरह की सामूहिक कार्यवाहियों के लिए जन आंदोलन जैसा शब्द व्यवहार होता सुनते हैं। जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन आपने सुना होगा, सूचना के अधिकार का आंदोलन, शराब विरोधी आंदोलन, महिला आंदोलन तथा पर्यावरण आंदोलन। दबाव समूह के समान आंदोलन भी चुनावी मुकाबले में सीधे भागीदारी करने के बजाय राजनीति को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन दबाव समूहों के विपरीत जो आंदोलन में संगठन ढीला ढाला होता है, यानी जो आंदोलन है उसमें कितने लोग जुड़ जाएंगे? कम ही जुड़ेंगे। तो उससे क्या है, जो भी आंदोलन होगा वो ढीला ढाला होगा, इतना उसका अफेक्ट नहीं देखने मिलेगा। आंदोलनों में फैसले अनौपचारिक ढंग से लिए जाते हैं। यानी एक संगठन है, उसका एक मेन लीडर बना दिया जाएगा कि वो जो बोलेगा सब मिलकर जो यूनिटी की एक बात रखेंगे, वो बात गवर्नमेंट को माननी पड़ेगी ना। उसका एक उद्देश्य होता है। पर अलग अलग लोग मिल रहे हैं
उनकी सबकी अपनी अलग अलग समस्याएं। कोई बोलेगा इस वजह से नमक का रेट कम होना चाहिए, कोई बोलेगा इस वजह से नमक का रेट कम होना चाहिए, यानी कोई दुकानदार है, कोई घर में उस नमक को ला रहा है, तो इस तरीके से उनके जो पर्पस है वो अलग अलग है। तो उससे क्या है, उनमें यूनिटी सही से नहीं बन पाती है और उनके जो फैसले होते हैं वो अनौपचारिक ढंग से सही नहीं होते या उनके फैसले लचीले होते। आंदोलन जनता की स्वतः स्फूर्त भागीदारी पर निर्भर होते हैं, न कि दबाव समूह पर। फिर आगे दिया है वर्ग विशेष के हित समूह और जन सामान्य के हित समूह। ठीक है, अब जो वर्ग विशेष है उसके हित समूह कौन से, यानी जो दबाव समूह है, हित समूह को दबाव समूह कहा जाता है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया था। और जन सामान्य का हित समूह है ना, तो इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं। हित समूह अमूमन समाज के किसी खास हिस्से अथवा समूह के हितों को बढ़ावा देना चाहते हैं। यानी हित समूह, जो मतलब हित समूह का उद्देश्य क्या होता है, किसी भी चीज़ के लिए आंदोलन करना, जो गवर्नमेंट को अपनी बात मनवाना चाहते हैं उसे हित समूह कहते हैं। ठीक है, मजदूर संगठन, व्यावसायिक संघ और पेशेवरों, यानी जो वकील, डॉक्टर, जो शिक्षक है वो के निकाय इस तरह के दबाव समूह के उदाहरण हैं। यानी इन दबाव समूह में कौन कौन आता है ये हमने जाना है ना। ये दबाव समूह वर्ग विशेषी होते हैं क्योंकि ये समाज के किसी खास तबके, मसलन मजदूर, कर्मचारी, जो व्यवसायी होते हैं, उद्योगपति होते हैं, धर्म विशेष के अनुयायी अथवा किसी खास जाति आदि का प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी जैसे कि दलित होते हैं ना, जो नीची जाति के लोग होते हैं, उनको कहा जाता है। तो उनको क्या है, उनके उत्थान के लिए एक उनका मसीहा होगा। जैसे दलितों का मसीहा किसको बोला जाता है, भीमराव अम्बेडकर को। तो वो उस वाले वर्ग के लिए काम करते थे। जिस तरीके से हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म का एक मसीहा होता है कि वो उसके लिए काम करता है। ऐसे अलग अलग संगठन बनते हैं, तो दबाव समूह इसी को कहा जाता है ना। ऐसे दबाव समूह का मुख्य सरोकार पूरे समाज का नहीं बल्कि अपने सदस्यों की बेहतरी और कल्याण करना होता है। कुछ संगठन समाज के किसी एक तबके के ही हितों का प्रतिनिधित्व नहीं करते। ये संगठन सर्व सामान्य हितों की नुमाइंदगी करते हैं जिनकी रक्षा जरूरी होती है। समूह में ऐसा संगठन जिस उद्देश्य को पाना चाहता हो उससे इसके सदस्यों को कोई लाभ न हो। ठीक है, यानी उनका कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा, बस समाज का हो रहा है। बोलिविया का जो भी फेडोकर नाम का जो संगठन था, ऐसे ही संगठन का उदाहरण था। नेपाल के मामले में हमने देखा कि वहाँ मानव अधिकार के संगठनों ने भागीदारी की थी। यानी बोलिविया में जिस संगठन ने भाग लिया उसमें उसका कोई भी निजी उसका कोई भी फायदा नहीं हुआ, पर जो नेपाल का आंदोलन हुआ उसमें सभी व्यक्तियों का अपना एक निजी फायदा था, है ना। तो इस तरीके से एक डिफरेंस हमने यहाँ पर देखा। हमने ऐसे संगठनों के बारे में कक्षा 9 की किताब में पढ़ा था। अब आगे दिया है इन दूसरे किस्म के संगठनों को जन सामान्य के हित समूह अथवा लोक कल्याणकारी समूह कहते हैं। यानी पहला तो वो जिसमें उसका कोई फायदा नहीं हो रहा था, और दूसरा जो है जिसमें जनों का फायदा हो रहा था उसको क्या बोलते हैं, लोक कल्याणकारी, है ना। तो ये क्या है, जन सामान्य हित समूह हो गया। ऐसे संगठन किसी खास हित के बजाय सामूहिक हित का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनका लक्ष्य अपने सदस्यों को नहीं बल्कि किन्हीं और की मदद करना होता है। मिसाल के लिए हम बंधुआ मजदूरी के खिलाफ लड़ने वाले समूहों का भी नाम ले सकते हैं। ऐसे समूह अपनी भलाई के लिए नहीं बल्कि बंधुआ मजदूरों की बोझ तले पीस रहे लोगों के लिए लड़ते हैं। कुछ मामलों में संभव है कि जन सामान्य के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले समूह ऐसे उद्देश्यों को साधने के लिए आगे आए जिससे बाकियों के साथ उन्हें भी फायदा होता है। उदाहरण के लिए बामसेफ का नाम लिया जा सकता है। यह मुख्यतया सरकारी कर्मचारियों का संगठन है जो जातिगत भेदभाव के खिलाफ अभियान चलाती हैं। यानी मतलब उनका इसमें कोई फायदा नहीं हो रहा है पर वो दूसरों के लिए कर रहे हैं ना। यह संगठन जातिगत भेदभाव के शिकार अपने सदस्यों की समस्याओं को देखता है, लेकिन इसका मुख्य सरोकार सामाजिक न्याय और पूरे समाज के लिए सामाजिक समानता को हासिल करना। यानी उनका उद्देश्य क्या है, पूरी इक्वलिटी को लाना, यानी किसी के भी साथ जाति भेदभाव नहीं होना चाहिए ऐसा। अब दिया है आंदोलनकारी समूह। दबाव समूह के समान किसी आंदोलन में कई तरह के समूह शामिल रहते हैं। ऊपर कुछ उदाहरण दिए गए हैं जिससे इनकी एक साधारण विशेषज्ञता का संकेत मिलता है। आंदोलन अधिकतर आंदोलन जो किसी खास मुद्दे पर केंद्रित होते हैं। ऐसे आंदोलन एक सीमित समय सीमा के भीतर किसी एक लक्ष्य को पाना चाहते हैं। सिंपल सी बात है। कुछ आंदोलन ज़्यादा सार्वभौम प्रकृति के होते हैं और एक व्यापक लक्ष्य को बहुत बड़ी समयावधि के में हासिल करना चाहते हैं। यानी जो कास्ट को लेकर है वो तो काफ़ी लंबा संघर्ष है, चलता ही है, अभी भी चलता ही है।
नेपाल में उठे लोकतंत्र के आंदोलन का विशिष्ट उद्देश्य था राजा को अपने आदेशों को वापस लेने के लिए बाध्य करना। यानी ये एक लिमिटेड वो आंदोलन था जो एक बार मतलब इसकी बात मान ली गई इस आंदोलन वाले लोगों की, तो ये आंदोलन खत्म हो गया है ना। इन आदेशों के द्वारा राजा ने लोकतंत्र को समाप्त कर दिया था। भारत में नर्मदा बचाओ आंदोलन ऐसे आंदोलन का अच्छा उदाहरण है। नर्मदा नदी पर बनाए जा रहे जो सरदार सरोवर बांध था, उसके कारण लोगों का जो विस्थापन हुआ, वहाँ पर काफ़ी लोगों का मतलब ऐसा काम हो गया था, विस्थापित हो गया था, उसकी वजह से उन्होंने आंदोलन चलाया था। ये आंदोलन इसी खास मुद्दे को लेकर शुरू हुआ। इसका उद्देश्य बांध को बनने से रोकना था। धीरे धीरे इस आंदोलन ने व्यापक रूप धारण किया। इसने सभी बड़े बांधों और विकास के उस मॉडल पर सवाल उठाए जिससे बड़े बांधों को अनिवार्य साबित किया गया, है ना। ऐसे आंदोलन के में नेतृत्व बड़ा स्पष्ट होता है और उनका संगठन भी होता है, लेकिन ऐसे आंदोलन बहुत थोड़े समय तक ही सक्रिय रह पाते हैं। किसी एक मुद्दे पर आधारित ऐसे आंदोलन के बरक्स उन आंदोलन को रखा जा सकता है जो लंबे समय तक चलते हैं। मैंने आपको क्या बोला, कुछ आंदोलन ऐसे होंगे जो लिमिटेड टाइम में ख़त्म हो जाएंगे और कुछ लंबे समय तक चलेंगे, और जिनमें एक से ज़्यादा मुद्दे होते हैं। पर्यावरण के आंदोलन तथा महिला आंदोलन, टेटे, ऐसे जो भी ऐसे आंदोलन हैं वो लंबे टाइम तक चलते हैं। ऐसे आंदोलन के नियंत्रण अथवा दिशा निर्देश के लिए कोई एक संगठन नहीं होता। पर्यावरण आंदोलन के अंतर्गत अनेक संगठन तथा खास मुद्दे पर आधारित आंदोलन शामिल है। इनके सबके संगठन अलग अलग है। नेक्स्ट पेज पर दिया है, नेतृत्व भी अलहदा है और नीतिगत मामलों पर अक्सर इनकी राय जो है वो अलग अलग होती हैं। इसके बावजूद एक व्यापक उद्देश्य के ये साझीदार हैं और इनका दृष्टिकोण एक जैसा है। इसकी वजह से इन्हें एक आंदोलन यानी पर्यावरण आंदोलन का नाम दिया जाता है। कभी कभी ऐसे व्यापक आंदोलन का एक ढीला ढाला सा सर्वसमावेशी संगठन है। मिसाल के लिए नेशनल अलायंस फॉर पीपल्स मूवमेंट ऐसा ही संगठनों का संगठन है। इसका काम क्या है यहाँ पर बता रखा है। विभिन्न मुद्दों पर संघर्ष कर रहे अनेक आंदोलनकारी समूह इस संगठन के घटक है। ये संगठन अपने देश में जितने भी जन आंदोलन है, अनेक जन आंदोलन की गतिविधियों में तालमेल बिठाने का काम करता है। दबाव समूह और आंदोलन राजनीति पर कैसे असर डालते, यानी जो दबाव समूह है और जो आंदोलन है वो राजनीति पर किस तरीके से अफेक्ट करते, यहाँ पर हम जानते। दबाव समूह और आंदोलन राजनीति पर कई तरह से असर डालते हैं। कौन कौन से तरह से असर डालेंगे, चलिए जानते हैं। पहला, दबाव समूह और आंदोलन अपने लक्ष्य तथा गतिविधियों के लिए जनता का समर्थन और सहानुभूति हासिल करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए सूचना अभियान चलाना, बैठक आयोजित करना अथवा अर्जी दायर करने जैसे तरीकों का सहारा लिया जाता है। यानी पॉलिटिकल, अब कोई भी आंदोलन होगा तो पॉलिटिकल पार्टी कोई तो अपना रिएक्शन देगी, तो इसमें ये चीज़ें करती है। एक तो बैठक बुलाती है जिसमें वो बैठकर बात करते हैं कि तुम्हारी समस्या क्या है, हम इसका कोई समाधान निकालेंगे। ऐसे अधिकतर समूह मीडिया को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं ताकि उनके मसलों पर मीडिया ज़्यादा ध्यान दे। समझ में आ गया। सेकेंड है, ऐसे समूह अक्सर हड़ताल अथवा सरकारी कामकाज में बाधा पहुंचाने जैसे उपायों का सहारा लेते हैं। मजदूर संगठन, कर्मचारी संघ तथा अधिकतर आंदोलनकारी समूह अक्सर ऐसे युक्तियों का इस्तेमाल करते हैं कि सरकार उनकी मांगों की तरफ ध्यान देने के लिए बाध्य हो। व्यवसाय समूह अक्सर पेशेवर लॉबिस्ट नियुक्त करते हैं तथा महंगे विज्ञापनों को प्रायोजित करते हैं। यानी जो न्यूज़पेपर होते हैं उनमें वो विज्ञापन छपवाते हैं। दबाव समूह अथवा आंदोलनकारी समूह के कुछ व्यक्ति सरकार को सलाह देने वाली समितियों और आधिकारिक नियमों में शिरकत कर सकते हैं। अब शिरकत क्या होता है, यानी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हालांकि दबाव समूह और आंदोलन दलीय राजनीति में सीधे भाग नहीं लेते, लेकिन वे राजनीतिक दलों पर अक्सर असर डालना चाहते हैं। अधिकतर आंदोलन किसी राजनीतिक दल के संबंध नहीं होते, लेकिन उनका एक राजनीतिक पक्ष होता है। आंदोलन की राजनीति विचारधारा होती है और बड़े मुद्दों पर उनका राजनीतिक पक्ष होता है, यानी वो किसी एक पार्टी से जुड़े हुए होंगे, है ना। फिर यहाँ दिया है, राजनीतिक दल और दबाव समूह के बीच का रिश्ता कई रूप धारण कर सकता है, जिसमें कुछ प्रत्यक्ष होते हैं तो कुछ अप्रत्यक्ष। कुछ मामलों में दबाव समूह राजनीतिक दलों द्वारा ही बनाए जाते हैं, यानी वो ऑलरेडी किसी एक पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा बनाए जाते हैं अथवा उनका नेतृत्व राजनीतिक दल के नेता ही करते हैं। कुछ दबाव समूह राजनीतिक दल की एक शाखा के रूप में काम करते हैं।
उदाहरण के लिए भारत के अधिकतर मजदूर संगठन और छात्र संगठन या तो बड़े राजनीतिक दलों द्वारा बनाए गए अथवा उनकी संबद्धता राजनीतिक दलों से है। ऐसे दबाव समूह के अधिकतर नेता अमूमन किसी न किसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता और नेता होते हैं। समझ में आ गया? कभी कभी आंदोलन राजनीतिक दल का रूप अख्तियार कर लेते हैं। उदाहरण के लिए विदेशी लोगों के विरुद्ध छात्रों ने असम आंदोलन चलाया और जब इस आंदोलन की समाप्ति हुई तो इस आंदोलन ने असम गण परिषद का रूप ले लिया। सन 1930 और 1940 के दशक में तमिलनाडु में समाज सुधार आंदोलन के चले थे, मतलब जो समाज सुधार है उसके लिए आंदोलन चलाए गए थे। डीएमके और एआईएडीएमके जैसी पार्टियों की जड़ें इन समाज सुधार आंदोलन में ढूंढी जा सकती है। अब नेक्स्ट दिया है लास्ट, अधिकांशतया दबाव समूह और आंदोलन का राजनीतिक दलों से प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता। दोनों परस्पर विरोधी पक्ष लेते हैं, फिर भी इनके बीच संवाद कायम रहता है और सुलह की बातचीत चलती रहती है। आंदोलनकारी समूह ने नए नए मुद्दे उठाए और राजनीतिक दलों ने इन मुद्दों को आगे बढ़ाया है। राजनीतिक दल के अधिकतर नए नेता दबाव समूह अथवा आंदोलनकारी समूह से आते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको समझ में आ जाना चाहिए, काफ़ी इजी लैंग्वेज में लिखा है। अब यहाँ पर दिया है, क्या दबाव समूह और आंदोलन के प्रभाव सकारात्मक होते हैं? क्वेश्चन पूछा गया है ना। तो यानी जो भी दबाव समूह है और जो भी आंदोलन है उनके जो भी प्रभाव है वो मतलब पॉजिटिव होते हैं या नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पर हम जानते हैं, शुरुआती तौर पर लग सकता है कि किसी एक ही तबके के हितों की नुमाइंदगी करने वाले दबाव समूह लोकतंत्र के लिए हितकर नहीं है। लोकतंत्र में किसी एक तबके के यानी जो हमारा लोकतंत्र है उसमें एक तबके के नहीं बल्कि सबके हितों की रक्षा होनी चाहिए। यह भी लग सकता है कि ऐसे समूह सत्ता का इस्तेमाल तो करना चाहते हैं लेकिन जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं। राजनीतिक दलों को चुनाव के समय जनता का सामना करना पड़ता है लेकिन ये समूह जनता के प्रति जवाबदेह नहीं होती। यानी पॉलिटिकल पार्टीज वादे तो करती है पर उनको पूरा नहीं करती और इस वजह से उनको लोगों को फेस भी करना पड़ता है। संभव है कि दबाव समूह और आंदोलन को जनता से समर्थन अथवा धन न मिले। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि दबाव समूहों को बहुत कम लोग समर्थन प्राप्त हो लेकिन उनके पास धन ज़्यादा हो तो इसके बूते पर संकुचित एजेंडे पर वे सार्वजनिक बहस का रूप मोड़ने में सफल हो जाए। यानी बहुत सारी आपने बार देखा होगा जो चुनाव होते हैं उसके पहले पैसे खिलाए जाते हैं। जो भी ऐसे इलाके होते हैं जहाँ पर लोग ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होते तो वहाँ पर पैसे खिला के वोट खरीदे जाते हैं। तो इस तरीके की बात यहाँ पर कही गई है। लेकिन थोड़ा संतुलित नज़रिया अपनाए तो स्पष्ट होगा कि दबाव समूह और आंदोलन के कारण लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हुई है। यानी जो भी संतुलित नज़रिए से अगर हम देखें तो ये जो भी दबाव समूह और आंदोलन है इससे लोकतंत्र मजबूत हुआ है। क्यों? अगर कोई भी चीज़ गलत हो रही है सोसाइटी में तो उसका प्रदर्शन किस हिसाब से होगा? आंदोलन के हिसाब से होगा। तो कहीं ना कहीं हमारे लोकतंत्र को मजबूत बनाती है। जिस तरीके से महिलाओं को पहले वोट देने का अधिकार नहीं था तो ये एक आंदोलन से ही पॉसिबल हो पाया। जिस तरीके से जो भी दलित लोग थे उनको मंदिरों में प्रवेश नहीं मिलता था तो ये जो चीज़ें हैं वो संविधान से ख़त्म हुई। फिर उसके बाद भी अभी भी होता है थोड़ा बहुत, तो इसके लिए कुछ प्रोटेस्ट हुए। तो ऐसे ऐसे करके ये समानता आई और हमारा लोकतंत्र मजबूत हुआ। शासकों के ऊपर दबाव डालना लोकतंत्र में कोई अहितकर गतिविधि नहीं, बशर्ते इसका अवसर सबको प्राप्त हो। सरकारें अक्सर थोड़े से धनी और ताकतवर लोगों के अनुचित दबाव में आ जाती है। यानी जिसके पास पैसा होगा उससे डर जाती है। जनसाधारण के हित समूह तथा आंदोलन इस अनुचित दबाव के प्रतिकार में उपयोगी भूमिका निभाते हैं और आम नागरिक के जरूरतों तथा सरोकारों से सरकार को अवगत कराते हैं। वर्ग विशेष हित समूह भी, यानी जो वर्गों का विशेष हित समूह होता है, जो दबाव समूह होता है, वो भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब विभिन्न समूह सक्रिय हो तो कोई एक समूह समाज के ऊपर प्रभुत्व कायम नहीं कर सकता। यदि कोई एक समूह सरकार के ऊपर अपने हित में नीति बनाने के लिए दबाव डालता है तो दूसरा समूह इसके प्रतिकार में दबाव डालने की नीतियाँ उस तरह से नहीं, मतलब दूसरी तरह से न बनाई जाए। सरकार को भी ऐसे में पता चलता है कि समाज में विभिन्न तबके क्या चाहते हैं। यानी अलग अलग संगठन है, अलग अलग डिमांड है उनकी, तो गवर्नमेंट को ये भी पता चलेगा कि किसी एक की बात मानना सही नहीं है। तो इतने सारे संगठन हैं तो सबकी अलग अलग डिमांड है ना। इससे परस्पर विरोधी हितों के बीच सामंजस्य बैठाना और शक्ति संतुलन करना संभव होता है।
इस बॉक्स में दिया है ग्रीन बेल्ट, जो हरित पट्टी है, उस मूवमेंट के अंतर्गत जो पूरा केन्या है उसमें 3 करोड़ वृक्ष लगाए गए। ये केन्या शायद अफ्रीका में है, तो आप इसको श्योर करके बता देना कमेंट में। इस आंदोलन के नेता जो भी वांगरी थे, वांगरी मथाई, सरकारी अधिकारियों और राजनेताओं के रुख से बड़े नाखुश थे। उनका कहना है सन 1970 और 1980 के दशक में जब मैं किसानों को वृक्षारोपण के लिए उत्साहित कर रही थी तो मुझे पता चला कि सरकार के भ्रष्ट कर्मचारी ही वनों के अधिकांश विनाश के लिए जिम्मेदार है। इन लोगों ने अपने चहेते डेवलपर्स डेवलप जो करते हैं को जमीन और वृक्ष अवैध रूप से बेच रखे थे। सन 1990 के दशक में राष्ट्रपति डैनियल अरेप मोई की सरकार के कुछ तत्वों ने जातीय समुदायों को, जो भी जातीय समुदाय थे वहां पर, उनको जमीन के सवाल पर आपस में लड़वा दिया। इससे रिफ्ट वैली के अनेक केन्या वासियों की आजीविका और अधिकार जाते रहे। कुछ को अपनी जमीन गंवानी पड़ी, है ना, मतलब उनकी जमीन चली गई इसमें, और शासक दल के समर्थकों को जमीन मिली और लोकतंत्र समर्थक आंदोलन के पक्ष में बोलने वालों को विस्थापित होना पड़ा। तो इस तरीके से वहाँ पर ये प्रोसेस हुई। यह सरकार की एक चाल थी जिसका उद्देश्य समुदायों को जमीन के सवाल पर आपस में लड़वाकर सत्ता पर कब्जा जमाए रखना था। अगर वे एक दूसरे से भिड़ते रहेंगे तो लोकतंत्र की मांग करने के लिए उनके पास कम मौके रहेंगे। अब यहाँ पर दिया है कि इस आंदोलन के अनुच्छेद में आपको लोकतंत्र और सामाजिक आंदोलन में क्या संबंध नजर आ रहा है, इस आंदोलन को सरकार के प्रति क्या रवैया अपनाना चाहिए। अब देखो, इस बात से ये चीज कनेक्ट कर सकते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो लोगों को आपस में लड़वाती हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो आपस में लड़ेंगे तो वो मतलब सोसाइटी में क्या सही है और क्या गलत है इसके बारे में सोच ही नहीं पाएंगे। अगर 2 धर्म आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है, जो पॉलिटिकल पार्टी है वो धर्मों के बीच लड़ाई करवा रही है, तो लोग कभी गरीबी पे फोकस नहीं करेंगे कि गरीबी को कैसे ऊपर लाया जाए, किसको मतलब उन गरीब लोगों का कैसे उत्थान किया जाए, दलितों को कैसे ऊपर उठाया जाए, इस पर बात नहीं करेंगे। जो बेरोजगारी है उसको कैसे ख़त्म किया जाए, कैसे सबको जॉब दिलवाई जाए, इसके लिए मुद्दे नहीं उठते। अगर वो आपस में हिंदू मुस्लिम करते रहेंगे, कोई भी वर्ग ले लो आप, है ना, वो लड़ते रहेंगे तो वो बाकी चीज़ें नहीं सोच पाएंगे, अपने विकास, अपने डेवलपमेंट के बारे में नहीं सोच पाएंगे। तो इसी तरीके से ये चैप्टर एंड होता है। काफ़ी अच्छे से हमने हर एक पॉइंट इसका क्लियर किया है। इसके शॉर्ट नोट्स आप हमारे इंस्टाग्राम पेज स्टडीफाई से अच्छे से कवर कर सकते हैं और उनको नोट कर सकते हैं। साथ में अगर आप ये नोट्स PDF लेना भी चाहते हैं तो आपको इस टेलीग्राम यूजर नेम roxen4311 से ये परचेस कर सकते हो। तो धन्यवाद, मिलते हैं स्टडीफाई में नई वीडियो के साथ। जय हिंद।